पहली बात, the interval of integration a to b is finite. The interval of integration a to b is finite. ब्रैकेट में लिख लेना are bounded. दूसरी बात, the integrand f is bounded on closed interval ab, bounded on closed interval ab, bounded on closed interval ab, full stop. मतलब कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है, डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो हमारा प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा यदि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो कैसा हो, फाइनाइट हो, और फंक्शन जो होता है उस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इस प्रकार के इंटीग्रल को हम कहते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है बात। और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है। जैसे ही अगर आपको दिखता है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे कि अगर प्रॉपर इंटीग्रल, कभी कभी क्या होगा कि कोई प्रॉपर इंटीग्रल रहेगा उसे हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, सम ऑफ टू इंटीग्रल जब ब्रेक करेंगे तो एक पार्ट जो होता है वो बन जाता है प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है। तो प्रॉपर इंटीग्रल एक बनेगा और एक इम्प्रॉपर बनेगा। तो इसको तो इसकी कन्वर्जेंसी चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो सिर्फ क्या करेंगे, इसे चेक कर लेंगे और जैसे ही ये कन्वर्जेंट हुआ तो ओवरऑल इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट। जैसे ही ये डाइवर्जेंट हुआ तो इसके कन्वर्जेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल क्या होगा, इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा, जैसा कि सीक्वेंस में होता रहा है। ठीक है बात। चलो अब आप हेडिंग डालो इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लिखो द डेफिनेट इंटीग्रल, द डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx is said to be is said to be improper integral, is said to be improper integral if either or both the above condition are not satisfied. If either or both the above conditions are not satisfied. मतलब कि जो मैंने प्रॉपर इंटीग्रल के लिए दो बातें आपको बताया है, ठीक है, अगर इन दोनों बात में से कोई एक बात ना हो या दोनों बात ना हो तो उस केस में जो ये इंटीग्रल है हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है। तो इसके आगे लिखो 10 इंटीग्रल a to b fx dx, 10 इंटीग्रल a to b fx dx is an improper integral, is an
improper integral if either the interval of integration is not finite or f is not bounded on closed interval AB, or neither the interval is finite, nor f is bounded over it, This is the definition of improper integral. तो improper proper integral के लिए क्या दो बातें हैं. पहली बात क्या कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट, और उस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड. अगर ऐसा है तो उस केस में जो इंटीग्रल है हमारा प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा. अगर इन दोनों में से कोई एक बात गलत हो रही है या दोनों बातें गलत हो रही हैं तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल जो है, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल. तो सिंपल सा मतलब है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, इनफाइनाइट हो, और दूसरी बात ये कि उस रेंज में ये इंटीग्रैंड क्या होना चाहिए, अनबाउंडेड होना चाहिए. ठीक है, तो ये रहा हमारा डेफिनेशन. अब कुछ एग्जांपल की बात करते हैं. तो पहला एग्जांपल, 1 to infinity dx upon x. Second, minus infinity to 0 e to the power 2x dx. Next, minus infinity to infinity dx upon x square plus 2x plus 2. 0 to 1 dx upon x. कोई दिक्कत? इसके रेंज ऑफ इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, 1 टू इंफिनिटी. ठीक, आपको याद होगा इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एक ओवरव्यू दिया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, कि कैसे आप पहचानोगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं. ठीक है, तो वहां पे मैंने 2-3 तरीके आपको बताए थे पहचानने के. हालांकि अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया है उस डेफिनेशन की हेल्प से अभी आप सिंपली बता सकते हो कि ये सारे के सारे कैसे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं. कैसे? दो बातें. इसके लिए पहली बात क्या थी कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट. तो क्या ये फाइनाइट है? नहीं. क्या ये फाइनाइट है? नहीं. क्या ये फाइनाइट है? नहीं. और क्या यहां पे तो फाइनाइट है, तो अभी इसको होल्ड करते हैं. तो ये तो ऐसे ही हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया ना. ठीक है, और दूसरी बात ये थी कि इस इंटरवल में ये जो इंटीग्रैंड होता है वो बाउंडेड होना चाहिए. ठीक है, तो यहां पे जो हमारा इंटीग्रल है 1 टू इंफिनिटी, फंक्शन यहां पे क्या है, फंक्शन इज 1/x. क्या इस 1/x को इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है? नहीं है ना. इसका मतलब कि ये इंटीग्रैंड जो है वो बाउंडेड तो है, लेकिन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट होने की वजह से ये जो इंटीग्रल है वो हमारा कैसा इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. दूसरी बात अगर यहां पे करते हैं तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर 2x. ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक.
अगर हम बात करते हैं तो इसका जो इंटीग्रल है मतलब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक, यही तो है। तो क्या ये फाइनाइट है? नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा इंप्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अच्छा, क्या इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा? क्या इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा कि नहीं, बताओ। तो ये देखने के लिए हम आते हैं, थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं इसका। e टू द पावर 2x का ग्राफ बनाना है। 0 पे वैल्यू क्या देगा? 1, और जैसे जैसे माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? 0। सो ग्राफ ऑफ e टू द पावर 2x इज दिस। तो अपर बाउंड इज 1 एंड लोअर बाउंड इज 0, लेकिन इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है? बिल्कुल बाउंडेड है, क्या दिक्कत है? अपर बाउंड मिल गया, लोअर बाउंड मिल गया 0। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रैंड है इस इंटीग्रल का, ये क्या है, इस इंटरवल में क्या है, बाउंडेड है। लेकिन इस इंटरवल की इनफाइनाइट होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। बात समझ में आ रही है? यहां पे बताओ, इम्प्रॉपर इंटीग्रल यहां पे। अच्छा, अब ये आपको लग रहा होगा कि ये हमारा प्रॉपर इंटीग्रल है, तो चलो डिस्कस करते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल के लिए पहली बात जो थी कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो बिल्कुल फाइनाइट है क्योंकि इसका लेंथ फाइनाइट है, ये बात समझ में आ रही थी। दूसरी बात ये थी इसके लिए कि जो हमारा इंटीग्रैंड होता है fx जो होता है इस इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए। लेकिन यहां पे फंक्शन हमारा क्या है, fx इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। और 1/x का अगर हम ग्राफ बनाते हैं 0 से 1 की तरफ तो ये ग्राफ बनता है, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये ग्राफ भाग रहा है इंफिनिटी की तरफ। इसका मतलब कि दिस फंक्शन इज नॉट बाउंडेड इन दिस इंटरवल। तो इस फंक्शन की बाउंडेड ना होने की वजह से ये इंटीग्रल जो है वो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है ना। सिर्फ ये ऐसा 0 to 1 ये देख लो, आप भले ही इंटरमीडिएट में इंटीग्रल सॉल्व किए होंगे लेकिन कभी इसको नहीं सॉल्व किए होंगे। 0 to 1 हो और dx upon x हो, लिमिट कुछ और होगी। 0 to 1 है और अगर ये फंक्शन हमारा बाउंडेड हो जाता है इसी इंटरवल में तो ये जो इंटीग्रल था वो हमारा क्या कहलाता, प्रॉपर इंटीग्रल। इसीलिए कहा गया कि अगर इन दोनों बातों में से कोई एक बात अगर गलत होती है या दोनों बात गलत होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जरा सोचो, अगर मैं यहां पे माइनस इंफिनिटी कर दूं तो इसकी रेंज क्या है, मतलब इसका लेंथ क्या है, इंफिनिटी। इंटरवल इज इनफाइनाइट, तो पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्या इसमें 0 है? अगर 0 है तो 1/x का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनता है, ये बनेगा ओवर पूरे रियल लाइन पे। तो 0 की तरफ इधर से अप्रोच करोगे तो इंफिनिटी पे भाग रहे हो, इधर से अप्रोच करोगे तो इंफिनिटी पे भाग रहे हो। मतलब कि रियल लाइन पे ये जो फंक्शन है इंटीग्रैंड जो है वो हमारा क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया, ठीक है। तो ये इंटीग्रल कैसा हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखो कितना सिंपल है चीजें, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आपको एक बार समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, सेकेंड डेफिनेशन लिखो। मिटा दें, कुछ लिखना तो नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन लिखो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। Let f is defined on open interval AB, open interval AB
integral of the type, then the integral of the type is called improper integral of the type this is called improper integral. Is called improper integral. Under the following conditions. Under the following conditions. पहली बात either A or B, either A or B, देखो either A or B, EITHER, either A or B or are both are infinity or minus infinity, infinity or minus infinity. बात समझ में आ रही? मतलब या तो एक लिमिट इंफिनिटी हो या दूसरा वाला इंफिनिटी हो या दोनों ही इंफिनिटी हो, उस केस में क्या बनेगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल. दूसरी बात, f has point of infinite discontinuity, point of infinite discontinuity, point of infinite discontinuity at x is equal to c, at x is equal to c. एक मिनट, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ब्रैकेट में लिख लेना PID, ब्रैकेट में लिखना PID, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. प्रिंसिपल ऑफ आइडियल डोमेन मत समझना या प्रिंसिपल आइडियल मत समझना जो आप अलजेब्रा में पढ़ते हो. दैट इज f is unbounded in open interval AB, that is f is unbounded in open interval AB. तो दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात ये कह रहा है कि जो भी इंटरवल होगा उसमें फंक्शन क्या होना चाहिए? अनबाउंडेड होना चाहिए. ठीक है. इसका दूसरा सा सीधा सा मतलब ये है कि f के पास पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, और पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है कि फंक्शन क्या होना चाहिए? अनबाउंडेड होना चाहिए. ठीक है ना. नेक्स्ट एक नोट लिखो. We say f has PID मतलब point of infinite discontinuity at x is equal to c if limit x tending to c fx is equal to plus infinity or minus infinity. एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल वो लिखे थे कि नहीं जो मैंने उधर लिखा था एग्जाम्पल? गुड, वेरी गुड. पहला एग्जाम्पल लिखो 0 to infinity sin x square dx. दूसरा 0 to infinity sin x by x square dx. दूसरा 0 to 2 dx upon x minus 1. Next minus infinity to infinity x cube dx.
नेक्स्ट 1 to infinity dx upon root x minus infinity to 0 e to the power 2x dx minus infinity to infinity 1 upon x square plus 2x plus 2 dx. Zero to 1 dx upon x square. Okay. Next 1 to 2 dx upon 2 minus x. 1 to 4 dx upon x minus 1 x minus 4. Next 0 to 2 dx upon x minus 1 का whole square. Next 0 to infinity dx upon e to the power minus x upon root x dx. 1 to infinity dx upon x minus 1 का whole square minus infinity to 0 dx upon x plus 2. अभी इसके बाद कोई क्लास है? कल मेरी क्लास होगी, परसों भी होगी। सही में परसों भी होगी। मैं सोच रहा हूँ ये प्रॉपर इंटीग्रल जल्दी खत्म हो जाए ताकि दिमाग को आराम से हम लोग पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करें। चलो इन भाई साहब के बारे में बताओ। साइन फंक्शन हमेशा बाउंडेड, ध्यान से सुनो केवल बस, बहुत आसान है चीजें। ये हमारा साइन फंक्शन ऑलवेज बाउंडेड, दिस इज बाउंडेड। तो इंटीग्रैंड यहां पे बाउंडेड तो है, लेकिन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी होने की वजह से ये इंटीग्रल कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है बात? ओके, यहां पे देखो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो यहां पे रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसा है? इंफिनिटी। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो हो गया, लेकिन 0 पे ये जो इंटीग्रैंड है वो क्या है? अनबाउंडेड है। साइन फंक्शन इज बाउंडेड, तो बचा क्या? सपोज दिस इज फाइनाइट क्वांटिटी, नीचे क्या बचा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 पे डिफाइन नहीं है, तो दिस इज अनबाउंडेड। तो यहां पे ये दोनों बातें प्रॉपर इंटीग्रल वाली गलत साबित हो रही हैं, इसलिए ये कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इधर आओ, यहां पे भाई साहब जो इंटीग्रल है वो कैसा है? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, बट 0 और 2 के बीच में एक आएगा और फंक्शन fx 1 अपॉन x माइनस 1 जो है वो डिफाइन नहीं है 1 पे, मतलब कि इसके पास पीआईडी है। पीआईडी का सीधा सा मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मत समझ लेना, अलजेब्रा वाला पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो 1 पे ये डिफाइन नहीं है, मतलब कि ये इंटीग्रैंड जो है वो अनबाउंडेड है रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में, इसलिए ये कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। यहां पे अगर हम बात करें तो
फंक्शन जो है वो हमारा बाउंडेड तो है, पूरे रियल लाइन पे ये डिफाइन होगा, सॉरी फंक्शन बाउंडेड नहीं है। एक्स क्यूब का अगर हम ग्राफ बनाएं तो एक्स क्यूब का ग्राफ इज दिस, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रल का जो रेंज है वो भी इंफिनिटी है और फंक्शन जो है वो खुद अनबाउंडेड है इस रेंज में, तो इसलिए भी ये इंटीग्रल कैसा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इधर आओ, इनफाइनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसा है, इनफाइनाइट, लेकिन फंक्शन जीरो, सॉरी ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे fx की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स इस इंटरवल में 1 टू इंफिनिटी में कैसा है, बाउंडेड है। तो सिर्फ इंफिनिटी होने की वजह से ये इंटीग्रल कैसा है, इम्प्रॉपर। यहां पे ये फंक्शन इस रेंज में अभी मैंने बनाया था ग्राफ, बाउंडेड है, लेकिन इस माइनस इंफिनिटी मतलब कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी होने की वजह से ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इधर देखो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, चेक कर लोगे अब सब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन सारे इंटीग्रल्स को अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है। तो सिंपली मैं एक तरीका बता दूं कि अगर इसे आप सॉल्व कर पा रहे हो तो सॉल्व करने के बाद से अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट प्लस माइनस इंफिनिटी कुछ भी आता है तो उस केस में डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे कुछ बातें नोट करो, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। अभी सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जांपल बताया है, अब आगे चलते हैं। अभी तो बाकी टेस्ट तो बाकी ही है। जल्दी जल्दी जरा लिखो। पहली बात, अगर a टू इंफिनिटी टाइप की अगर कोई इंटीग्रल है तो इसको हम इस कदर ब्रेक करेंगे, कैसे, लिमिट लिखेंगे, t टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे और a टू t fx dx कर देंगे, ओके। ये बात भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। दूसरी बात, अगर माइनस इंफिनिटी टू b है और यहां पे fx dx है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी t टू b fx dx। तीसरा जो है, अगर इंटीग्रल हमारा इस टाइप का है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fx dx, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू c fx dx प्लस c टू इंफिनिटी fx dx एंड देन लिमिट t टेंडिंग टू t1 टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी t1 टू b fx dx and limit t2 tending to infinity c to t fx dx। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रेक कर पाएंगे। कोई समस्या हो तो इंटीग्रल सॉल्व करने आपको आना चाहिए।
above type of improper integral, the above type of improper integral of improper integral are said to be convergent, if limit of right hand side exist finitely and divergent if limit is infinity or minus infinity, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कि अगर इस टाइप के जो इंटीग्रल्स हैं, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है, इनको इस तरीके से ब्रेक करने के बाद से अगर राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करने के बाद से लिमिट ऑपरेट करते हो, तो अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट वैल्यू आती है तो डाइवर्जेंट। ऐसे आप सीक्वेंस में नहीं पढ़े थे, हाँ ना, ऐसा कुछ? ओके जी सर, मिटाएं इसको। जी सर, एक्स सर मत बोल देना। नेक्स्ट है, कहां तक की बात हो गई भैया? अब पेज नंबर 4 पे आते हैं। चलो लिखो, फिर एक अच्छी सी बात लिखो, इफ fx has PID नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, नहीं तो तुम लोग अलजेब्रा और रियल ही समझ लो, हैं? x is equal to b only then, चलो आप जरा बताओ यहां पे कुछ क्या कहा जा रहा है। अगर हमारे पास ये इंटीग्रल है a to b fx dx है, और ये कह रहा है कि x is equal to b के करेस्पॉन्डिंग जो हमारा fx है उसके पास क्या है? पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इस रेंज में फंक्शन अनबाउंडेड है, ठीक है ना। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर x is equal to b पे, अगर x is equal to b जो है, x is equal to b पे फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड है। तो उस केस में इस इंटीग्रल को हम किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? a to b। क्या b के हम आगे जा सकते हैं? तो b के पहले आएंगे, तो बनेगा कैसे? लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, 0 प्लस, लेकिन यहां पे जो होगा a to b माइनस एप्सिलॉन, एंड दिस इज fx dx। कोई दिक्कत? ये कब होगा? जब b पे क्या हो? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात, इफ fx has PID at x is equal to a only, then क्या हो जाएगा? a to b fx dx is equal to limit क्या होगा बोलो? एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 माइनस, अब हम एक के आगे बढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, एक मिनट,
दिस इज a प्लस एप्सिलॉन और ये हो गया हमारा b fx dx। इतनी सारी चीजें आपकी किताब में नहीं लिखी हुई हैं। अभी इतना पढ़ाने के बाद जब मैं किताब उठाऊंगा फिर आप देखना कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अभी समझो 2-4-5 मिनट में आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल खत्म। अरे अभी बहुत सारे हैं, मतलब टेस्ट भी पढ़ने हैं। हाँ इसमें भी टेस्ट है, क्यों नहीं रहेगा? इसको दुख नहीं होगा अगर टेस्ट नहीं रहेगा फिर दुख होगा ना। ओके अब नेक्स्ट लिखो, इफ fx is infinite at x is equal to c only where c जो है वो a और b के बीच में है, then कैसे ब्रेक करोगे? a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx और c पे क्या है? PID। तो कैसे ब्रेक करोगे बताओ? लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस और ये क्या हो जाएगा? a to c माइनस एप्सिलॉन fx dx plus limit epsilon tending to 0 minus c plus epsilon to b fx dx। बात समझ आई? तो ये तीन जो मैंने अभी लिखवाए हैं ये पीआईडी के लिए है कि जब फंक्शन कैसा रखता हो? पीआईडी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता हो, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता हो, तो उसके लिए ये प्रोसेस है। इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग लिखवाया हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे एक लाइन और एक नोट लिखो, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पीआईडी यूएफडी और एक ईडी। एफडी नहीं है, यूएफडी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। चले आगे लिखो, the above type of improper integral, the above type of improper integral, the above type of improper integral are said to be convergent, are said to be convergent, said to be convergent if limit on right hand side exists finitely, limit on right hand side exists finitely, limit on right hand side exists finitely, otherwise divergent, otherwise divergent। ठीक है बात? चले आगे, समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं है तुम लोग डर रहे हैं मोटिकल से हैं, बता देना परेशानी होगी कोई।
पहला। अब मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ना कि जिस टाइप का भी इम्प्रॉपर, अब देखो सबका समरी मैं एक साथ एक लाइन बोल रहा हूं, जितने भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल अब आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो कन्वर्जेंट तब होगा जब कैलकुलेट करने के बाद से क्या आ जाए, फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक, अगर उसके अलावा इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आता है तो डाइवर्जेंट। तो इतना सबको लिखवाने पढ़वाने का सीधा सा मतलब सिर्फ यही था। ठीक है, चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस mx dx, जहां पे m जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दो चक्कर। दूसरा क्वेश्चन, 0 टू इंफिनिटी sin x dx। देख लो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं। अब दूसरा नहीं है क्या, ऐसे बोल रहे हो जैसे दूसरा नहीं है। 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, इधर आओ। चौथा, 1 टू 2 dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1। और पांचवा, 1 टू 2 x dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 1। छठवां, 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस cos x। ओके, ये हो गया। तो ये ऊपर वाले जो तीन मैंने लिखा है, क्या पहले तीन वाले हैं? मैंने 6 चीजें लिखवाया है ना, तो क्या ये ऊपर तीन वाले पहले तीन वाले हैं और ये तीन जो है वो अभी वाले हैं? यही तो है, मतलब अभी जो मैंने तीन बातें बताया है। तो ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको और ये तीन मैं एक करवा दूं इस पे। चलो चेक करते हैं कि ये हमारा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कैसे करेंगे? ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू द पावर माइनस mx dx। दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे t टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये ब्रेक करने आना चाहिए। फिर क्या बनेगा, 0 से लेकर के t तक e टू द पावर माइनस mx into dx and this is equal to limit t tending to infinity। इसको इंटीग्रेट करो क्या आएगा, बोलो, -1 अपॉन m e टू द पावर माइनस mx 0 से लेकर के t तक। क्या इतना ही आएगा? सही है, ओके। तो ये भाई साहब -1 अपॉन m को मैं बाहर रखता हूं और लिमिट भी लगाने की मैं कोशिश करता हूं, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, और अपर लिमिट जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा -mt और ये हो जाएगा -1। कोई समस्या? अब देखो जरा अपर लिमिट, लिमिट को जब आप रेट करोगे तो ये -1 अपॉन m तो ऐसे ही रहेगा, और जब t इंफिनिटी पे जाएगा तो होल वैल्यू किधर जाएगा, t इंफिनिटी पे जाएगा तो ये होल वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0 -1। तो कितनी वैल्यू आई? इसका मतलब ये इंफिनिटी से छोटा है, मतलब कि फाइनाइट है। तो इंटीग्रल कैसा हो गया, बोलो, इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इसे डरना मत, ये सिर्फ इतना है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इंफिनिटी से ये छोटा है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे आप समझ सकते हो फाइनाइट। कोई दिक्कत हो तो बोलो। समझ में आया एग्जांपल? क्यों, क्या मैंने किया, पहले तो ये देख लो कि कैसे ब्रेक करना है। ये प्रॉब्लम अगर हो गया फिर नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ नहीं करना है। cos x आएगा ना, cos t आएगा, cos t माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, और cos t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे डिफाइन होगा नहीं, अनबाउंडेड,
ये हमारा आ जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस इज डाइवर्जेंट। सेम यहां भी कर लेना, दोनों करके आना, नहीं आया तो पूछना कल। इसके लिए कैसे करोगे, ये किस पे टूट रहा है, इसका टूटना किस पॉइंट पे, अरे 1 पे टूट रहा है ना, तो फिर इस इंटीग्रल को कैसे लिखोगे, बस इतना हमें समझा दो। कैसे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस या 0 माइनस, देख के बताओ, 0 प्लस या माइनस, माइनस नीचे वाला है, तो 0 माइनस यहां लगाओगे, ठीक है। अच्छा तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या होगा 1 प्लस एप्सिलॉन, और ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया dx अपॉन अंडर x माइनस 1। इसको जरा सॉल्व कर लो, मैं लिख दे रहा हूं बस, 1 to 2 है ना, हाँ, इसको जब सॉल्व करोगे लास्ट में आपको एप्सिलॉन की जगह पे 0 ही रखना है। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद से जब रखोगे तो वैल्यू आएगी 8/3। ये सॉल्व करके आना, नहीं समझ में आया जिसकी आगे क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये रहा अभी तक का आपका प्रॉपर इंटीग्रल। नेक्स्ट कल मिलते हैं, बंद करो।